गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नवंबर थर्ड वीक के बैंकिंग के करंट अफेयर्स। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे बैंकिंग सेक्टर से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास रिलेटेड टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स 2024। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले कौन कौन से फैक्ट्स यहाँ पे याद करने हैं, आपने ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी बाय द श्रीलंकन एसोसिएशन फॉर एडवांस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट फॉर्म SLAAQP। श्रीलंका में ही करवाई गई थी, कोलंबो में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसी वजह से क्योंकि इस कन्वेंशन में इंडिया की तरफ से RINL दैट इज जिन्होंने 3 जो है गोल्ड अवार्ड्स जीते हैं, 3 अवार्ड जीते हैं RINL की तरफ से। अभी RINL की तरफ से जो 3 अवार्ड्स जीते गए हैं, ये 3 टीम्स के नेम याद रखेंगे। कौन कौन सी केस स्टडीज दी गई इनकी तरफ से फॉर द बेटर क्वालिटी कंट्रोल, वो देखते हैं। तो देखिए, जितने भी अवार्ड्स थे वो सारे के सारे RINL की तरफ से जीते गए गोल्ड अवार्ड्स एट द ICQCC 2024। आते हैं आगे, तो देखिए 3 टीम्स हैं RINL की। कौन कौन सी है? फर्स्ट टीम है आर्मर, QC टीम आर्मर, देन QC टीम तरंगिणी और QC टीम साधना। 3 टीम्स थी और तीनों की तरफ से जो है वो केस स्टडीज प्रोवाइड की गई थी रिलेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल। और क्या ये याद रखने हैं? ये याद रखने हैं, तो मिनिमम याद रखेंगे, टीम्स के नेम याद होने चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देन ये जो कन्वेंशन करवाई गई थी, कहां पर हुई है कन्वेंशन और किस किसने जीता। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन करवाई गई थी, ये ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? तो ये हाइब्रिड मोड में थी, दैट मींस दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, दोनों ही यहाँ पर मोड में अवेलेबल थी। क्लियर हुआ? तो RINL की तरफ से जीते गए 3 अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, और तीनों टीम्स के नेम जो है आपको याद होने चाहिए, दैट इज आर्मर, तरंगिणी और साधना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल विंस SAP एस अवार्ड फॉर फाइनेंशियल इनोवेशन। नेम से क्लियर हो जाए, आपके अगर एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चन कि SAP एस अवार्ड जो है वो किसके लिए दिए जाते हैं, तो फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से अवार्ड दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होगा? लास्ट 2 ईयर से, इस बार भी और इससे पिछले साल भी अवार्ड जो जीतने वाले हैं वो है हमारे पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो गेल विंस द SAP ACE Award 2024 for Best Financial Transformation and it is the second consecutive year जब इन्होंने अवार्ड जीता। क्लियर हुआ? लास्ट 2 ईयर से यही अवार्ड ये जीत रहे हैं। आगे चलते हैं। अब गेल से रिलेटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर न्यूज में चल रहा है तो आपको ये पता जरूर होने चाहिए। सबसे पहले, बनाया कब गई थी? सो इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1984, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ईयर याद होनी चाहिए इससे रिलेटेड। देन प्रेजेंट डायरेक्टर श्री RK जैन इनके प्रेजेंट डायरेक्टर है, ठीक है। चलिए, और SAP अवार्ड्स में आपको बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इनोवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बीमा सुगम पोर्टल, बीमा से याद रख लीजिएगा, बीमा मतलब इंश्योरेंस। सो बीमा सुगम दैट मींस इंश्योरेंस को थोड़ा सा इजी आउट करते हैं। देखिए, एक्चुअल में हो क्या रहा है, होने वाला यहाँ पर ये चल रहा है कि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। जो पॉलिसीज आपको दी जाती हैं और जो एक्चुअल में आपको मिलती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बनते हैं। और उसके पीछे मेन रीजन क्या होगा कि आप किसी न किसी पॉलिसी जो आपको सेल कर रहे होंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो एजेंट हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दे। देन आपको नहीं पता कि ये जो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसी से रिलेटेड कोई और एजेंसीज जो है और उसमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सेम पैकेज में कुछ और प्रोवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं थी। इसी को ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दैट इज बीमा सुगम जो है वो लाया गया। क्लियर हुआ? याद रखा जाएगा, बीमा सुगम पोर्टल किससे रिलेटेड है? फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। आते हैं आगे। सो इट इज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर द इंश्योरेंस कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स। कौन सी कंपनीज? जितनी भी हैं, ऑल कंपनीज जो लाइफ इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रही हैं, सभी की सभी बीमा सुगम पोर्टल के ऊपर अपने आप को एनलिस्ट करेंगे। देन जो हम हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लेनी है, हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमें ये पता होगा कि यहाँ पर सारी की सारी कंपनीज हैं,
हम इजीली अपनी लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कोई भी पॉलिसी जो हम लेना चाहते हैं उसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में ये नहीं होगा कि इसमें फ्रॉड लाइक कोई भी स्कैम्स नहीं होंगी। डन जी। सो इट एम्स टू प्रोवाइड एन एंड टू एंड डिजिटल जर्नी। अब देखिए एंड टू एंड डिजिटल जर्नी का फायदा क्या होगा? एक तो ये हो जाएगा एंड टू एंड डिजिटल जर्नी का फायदा दैट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। दैट मीन्स अब आपको जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें वो बड़े बड़े से पेजेस उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है, संभालने की जरूरत नहीं, आपको ऑनलाइन ई ही जो है आपके पास ई पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे, आपकी मेल पर आ जाएंगी। देन टू ऑल द पॉलिसी होल्डर्स like from buying the insurance policies to the renewal to the claim settlements to the portability to the grievance redressal, ठीक है, सब चीजें जो है ऑनलाइन ही होंगी इस पोर्टल के ऊपर। देन द मार्केट प्लेस ऑल्सो सर्व्स एज द वन स्टॉप सोल्यूशन टू फाइंड ऑल द इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स। बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में जाकर अलग अलग कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं कि आप कौन सी वाली इंश्योरेंस पैकेज में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन जाइए, पोर्टल के ऊपर जाइए और आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। Next, it is a unified platform which will be integrated with various government database, insurers, intermediaries, insurance repositories, etc. for fetching customer details, providing product information and buying and servicing the insurance policies. Simple जो मैं अभी चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वही आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। Then बीमा सुगम aims at eliminating the paperwork। अब पेपर वर्क कैसे एलिमिनेट होगा? क्योंकि सब कुछ जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही मिलने वाला है। इससे कस्टमर्स का भी फायदा होगा, इससे इंश्योरेंस कंपनीज का भी फायदा होगा, तो दोनों का ही फायदा है। प्लस यहाँ पर जो है इंश्योरेंस के नेम के ऊपर जो स्कैम्स चल रहे होते हैं मार्केट में वो भी खत्म हो जाएंगे। प्लस एक और चीज, अगर ये स्कैम्स भी खत्म होंगे और अगर कस्टमर्स जो हैं अब उन्हें पता है कि वो कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन्हें मार्केट में कुछ कंपिटिटिव चीजें भी लानी पड़ेंगी। इन्हें पता होगा कि हमारे जो सामने वाले, या आप कह सकते हैं कि कोई अलग एबीसी कंपनी जो है उसी पैकेज में सेम प्रीमियम के ऊपर कुछ अलग दे रही है और हम कम दे रहे हैं, तो इन्हें भी ज्यादा देने की कोशिश करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में एक कंपटीशन डेवलप होगा यहाँ पर। क्लियर? तो बीमा सुगम पोर्टल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आरबीआई इश्यूज इंटरनल रिस्क असेसमेंट गाइडेंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क। अब न्यूज सिंपल है, बट सिंपल न्यूज को पहले समझ लो कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस इशू क्यों की गई है। क्यों आरबीआई बार बार सभी बैंक्स को ये इशू कर रहा है कि आप ध्यान दीजिए कि आप अपने इंटरनल रिस्क असेसमेंट गाइडेंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, दैट मीन्स जितने भी इंडिया के बैंक्स प्लस नॉन बैंक्स जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, वो एक चीज मेक श्योर करेंगे कि यहां पर जो मनी है या जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनसे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो, उनसे टेरर फाइनेंसिंग ना हो रही हो। अब ये दोनों वर्ड्स ना एक बार प्ले कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये दोनों वर्ड्स कई बार आपने पहले सुने होंगे। कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होगा टू एलिमिनेट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू फाइट अगेंस्ट द टेरर फाइनेंसिंग, और इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी मेंबर है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी मेंबर है, इसी वजह से इंडिया या वो मेंबर्स जो इसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं उन्हें अपने पास ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे और टाइम टू टाइम ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करेक्ट, आपके कमेंट सेक्शन में आ ही चुका है यहाँ पर FATF। तो FATF दैट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि इंडिया इसका भी मेंबर है तो इससे रिलेटेड हमारे पास काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए एक्ट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स हैं? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 PMLA इसी वजह से लाया गया था। देन मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए हमारे पास FEMA एक्ट भी है। तो ऐसे एक्ट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर बैंक्स जो हैं वहां पर ऐसे सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स हों जिनसे हमें लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो बैंक्स को भी टाइम टू टाइम ऐसे इंस्ट्रक्शंस आरबीआई की तरफ से दी जाती हैं। क्लियर हुआ? अब ये न्यूज समझ आई दैट आरबीआई इशूड द इंटरनल रिस्क असेसमेंट गाइडेंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। क्लियर?
तो एक्चुअल में हमारे पास न्यूज किससे रिलेटेड होनी चाहिए, एक्चुअल में न्यूज होनी चाहिए FATF से रिलेटेड। तो FATF के सीधे सीधे वन लाइनर्स आपको पता होने चाहिए, ऑल्दो डायरेक्टली न्यूज में नहीं है, इनडायरेक्टली FATF की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो FATF बना कब था? सो इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। बनाया गया था 1989 में बाय G7 मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, G7 कंट्रीज की तरफ से 1989 में पेरिस में बनाया गया था FATF, और पेरिस में ही FATF के आपको क्या मिलेंगे, पेरिस में ही मिलते हैं इसके हेडक्वार्टर्स, पेरिस में हेडक्वार्टर्स है, 1989 में बनाया जाएगा G7 कंट्रीज द्वारा। नेक्स्ट, क्या स्टार्टिंग से ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग दो मेन ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल टास्क का FATF के? सो आंसर इज नो। 1989 में जब तक बनाया गया था FATF, तब एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ही केसेस देखती थी। ये तो 9/11 के अटैक के बाद, ठीक है, अमेरिका में 9/11 के अटैक के बाद FATF जो है, इन्हें टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी टास्क दी गई कि टेरर फाइनेंसिंग भी रोकी जानी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ही केसेस यहां पर देखे जाते थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कितने मेंबर्स हैं? तो 39 मेंबर्स हैं यहां पर, 39 मेंबर्स, एंड देयर आर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे पहले यूरोपियन कमीशन, देन GCC दैट इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 39 टोटल मेंबर्स। अब 39 टोटल मेंबर्स में देखो एक इंपॉर्टेंट मेंबर दैट इज इंडिया। इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ FATF। इंडिया के कुछ नेबर कंट्रीज लाइक चाइना, यस चाइना इज आल्सो द मेंबर ऑफ FATF। तो चाइना के सेंट्रल बैंक की तरफ से भी सेम ऐसी गाइडलाइंस इशू की जाएंगी टाइम टू टाइम, जरूर नहीं है कि इसी वीक ही की गई होंगी, करते रहेंगे वो। अपने सिस्टम को ऐसा बनाइए कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। क्या इस ही लिस्ट में आपको पाकिस्तान मिलेगा? सो आंसर इज नो, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान मिलेगा? अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। श्रीलंका मिलेगा? श्रीलंका इसका मेंबर नहीं है। इवन आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेपाल भी जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ही इसका मेंबर है, याद रखिएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर FATF की तरफ से 2 लिस्ट बना ली जाती हैं। 2 लिस्ट कौन कौन सी होंगी? तो एक लिस्ट है इनके पास, FATF के पास, ग्रे लिस्ट, और सेकंड लिस्ट होगी हमारे पास ब्लैक लिस्ट, ठीक है। अब वो कंट्रीज जिनमें टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, और वो कंट्रीज कुछ भी नहीं कर रही, टेरर फाइनेंसिंग उन्हीं के बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी वो करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, तो उन कंट्रीज को स्टार्टिंग में ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि ग्रे लिस्ट में आप जल्दी से जल्दी अपने बैंकिंग सिस्टम को ठीक कीजिए, एक्ट लेके आइए ऐसे, इसे रोकिए मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को। अगर आप नहीं रोकेंगे तो ग्रे लिस्ट से आपको उठाकर जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और कोई भी कंट्री एक बार FATF की ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। डन। तो न्यूज क्या चल रही थी? तो न्यूज ये चलती रहती है कि काफी बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बातें चलती हैं। इंडिया कभी भी ग्रे लिस्ट में नहीं था, ना ही इंडिया के ऊपर कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम टू टाइम हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ऐसी वाली जो है गाइडलाइंस इशू कर देते हैं, हमारे पास ऐसे एक्ट भी मौजूद हैं। डन। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया ने FATF के क्या फाउंडिंग मेंबर्स हैं? जी नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, दैट इंडिया ने 1989 में ही FATF को ज्वाइन किया? आंसर इज नो। इंडिया को 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, और इंडिया फुल टाइम मेंबर बना था 2010 में। याद कैसे रखें? तो याद ऐसे रखिए कि पहले इंडिया से एक एक्ट पास करवाया गया था, दैट इज PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। जब इंडिया ने ऐसे एक्ट पास किए, देन इंडिया एलिजिबल बना कि यस, इंडिया में भी ऐसे एक्ट हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। तो 2002 में PMLA एक्ट लेकर आए, तभी 2006 में आपको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा 2010 में आपको फुल टाइम मेंबर बनाया जाएगा। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। सो इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इट्स रीजनल पार्टनर्स लाइक APG, 2 है, एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप। तो है क्या ये? तो FATF एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और FATF के कुछ रीजनल बॉडीज हैं, रीजनल पार्टनर्स हैं, रीजनल पार्टनर्स लाइक APG दैट इज द एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो इनकी जनरल रिकमेंडेशंस होती हैं
इंडिया एफएटीएफ का मेंबर भी है, इंडिया एपीजी का मेंबर भी है, तो इनकी रिकमेंडेशंस जो है आगे एफएटीएफ के पास जाती हैं, फिर एफएटीएफ उसके अकॉर्डिंगली जो है सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये जो नीचे वाले रीजनल ग्रुप्स है ना, एक्चुअल में ये वर्किंग ग्रुप्स हैं इनके। डन। नेक्स्ट, एसबीआई हॉर्निमन सर्कल मार्क्स 100 years of legacy, और न्यूज में क्यों है तो समझते हैं। सो सेंटेनरी ऑफ एसबीआई हॉर्निमन सर्कल ब्रांच मार्क्ड विद द लॉन्च ऑफ 100 rupees कमेमोरेटिव कॉइन बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। न्यूज है क्या, लास्ट ईयर हमने इसके बारे में न्यूज में पढ़ा था, तो वर्ड देख लीजिए, दैट इज द सेंटेनरी। दैट मीन्स जो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि इनके 100 years कंप्लीट हो चुके हैं एसबीआई की ब्रांच हॉर्निमन ब्रांच के, तो उसके बाद वाला, ठीक है, तो डेकेड कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है, जो अब है 2024 में, उसे ट्रिब्यूट करने के लिए, आप कह सकते हैं कि उसे सेलिब्रेट करने के लिए इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने 100 रुपीज के कमेमोरेटिव कॉइन को इशू किया। ठीक है, 100 years इस साल कंप्लीट नहीं हुए, 100 years पिछले साल कंप्लीट हो गए थे इसके, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसबीआई से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट ईयर भी न्यूज में चल रहा था तो इस साल भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में? एक तो एसबीआई की तरफ से कुछ जो है फंड्स रेज किए जा रहे हैं, देन एसबीआई के फंड्स रेज के अलावा ऐसी वाली न्यूज भी आपकी चल रही है, तो एसबीआई आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एसबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। कब लॉन्च किया गया था, कब बनाया गया था, और स्टार्टिंग में इसका नेम क्या था? क्या स्टार्टिंग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था? नो, ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज द बैंक ऑफ द कैलकाटा इन 1806। पुराना नेम भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दैट इज द बैंक ऑफ कैलकाटा। कब बनाया गया था? 1806 में बनाया गया था। ठीक है, देन एसबीआई से रिलेटेड कुछ इनकी एप्स आपको याद होनी चाहिए। यस, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आपके पास इनकी एप्स हैं, लाइक योनो लाइट एप्स। ऑलमोस्ट 132 मिलियन यूजर्स हैं इनके पास। एसबीआई को अगर आप देखेंगे कि एसबीआई कितने बड़ी बैंक है, तो एसबीआई के पास ऑलमोस्ट 63,000 से ज्यादा एटीएम्स हैं। ये फैक्ट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इन पे ज्यादा फोकस भी मत कीजिएगा। योनो लाइट आपको पता होना चाहिए, एसबीआई का रियल नेम पता होना चाहिए, दैट मींस ओल्ड नेम पता होना चाहिए, कब एस्टेब्लिश किया गया था ये पता होना चाहिए। देन करंट चेयरपर्सन कौन है एसबीआई के? C.S. शेट्टी। याद होना चाहिए, एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन आएंगे, एसबीआई बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। ठीक है, जितना फंड रेजिंग एसबीआई की तरफ से अभी की जा रही है ना, तो इतनी तो इंडिया में किसी और बैंक ने की नहीं थी। 5 ईयर के बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं, नेक्स्ट न्यूज में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एसबीआई से रिलेटेड छोटी छोटी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन है हमारे पास? CS शेट्टी। और एसबीआई की हेरिटेज ब्रांच, दैट इज हॉर्निमन सर्कल ब्रांच ऑफ मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट। यही ब्रांच से रिलेटेड जो है 100 रुपीज के कॉइन्स इशू किए गए थे बाय दी निर्मला सीतारमण। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर आ गया न्यूज में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों है न्यूज में? क्यों है न्यूज में? क्योंकि $500 मिलियन फंड जो है वो रेज किया जा रहा है एसबीआई के द्वारा वाया 5 ईयर बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर और एक्सपेंशन की बातें की जा रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी हमने पीछे देखा कितने एटीएम्स हैं, कितने इनके यूजर्स हैं, और ज्यादा इंक्रीज करने की बात की जाए, जिसकी वजह से 500 मिलियन जो है वो डॉलर रेज किए जा रहे हैं, फंड रेज किए जा रहे हैं, लोन नहीं ले रहे, फंड रेज किए जा रहे हैं। ठीक है, फैक्ट देखिएगा, फंड रेज करने हैं। तो कैसे रेज किए जा रहे हैं? तो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, 5 ईयर बॉन्ड इशू किए जाएंगे। समझते हैं न्यूज को। सो एसबीआई कंक्लूडेड द इशुएंस ऑफ $500 मिलियन बॉन्ड्स सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स। मतलब फिक्स्ड रेट नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कितना रेट? 5.125%। तो ये 5 ईयर बॉन्ड जो है 5.125% के ऊपर सेमी एनुअली जो है वो पे किए जाएंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब ये बॉन्ड इशू तो हो चुके हैं, आप परचेज कैसे करेंगे? कोई और एंटिटीज जो है वो परचेज कैसे करेंगी? तो ये बॉन्ड्स जो हैं ये इशू किए गए थे, लिस्ट किए गए थे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, SSE में। ये तो हो गया फॉरेन एंटिटी।
अगर इंडिया में किसी ने बाय करने थे तो वहां पर बाय करेंगे, तो इंडिया में आपने बाय करने हैं तो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी, तो यहाँ पर इन्हें जो है वो लिस्ट किया गया था। दैट कोई भी इंसान, जनरली होते कौन है यहाँ पर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे, क्यूआईबीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हें बाय करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से बाय कर सकते हैं आप, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते हैं, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज से कर सकते हैं। कहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी में, ठीक है। आज की टाइमलाइन दिया गया है नवंबर 25 सेटलमेंट डेट है, और एसबीआई को लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट $500 मिलियन जो है वो फंड रेस कर लेंगे, इजिली हो भी जाएगा डन, क्योंकि एसबीआई जो है बहुत बड़ी ब्रांच है, बड़ा बैंक है और ट्रस्ट भी है सबका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। अब कर्नाटका बैंक की तरफ से दो इंपॉर्टेंट जो हैं वो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। दो इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, तो एक है हमारे पास KBL पीक और सेकंड है KBL जीनियस। डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, KBL पीक की पूछी जा सकती है, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं, और KBL जीनियस की भी पूछी जा सकती है। समझते एक एक करके दोनों को। तो KBL पीक, इट इज अ एजुकेशनल लोन, ठीक है, याद रखा जाएगा। KBL पीक इट इज अ एजुकेशनल लोन। कितना लोन आपको मिलेगा यहाँ पर, अप टू 2 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर याद रख लीजिएगा कि ये लोन जो है एजुकेशनल लोन प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द कर्नाटका बैंक, कितने, 2 करोड़ तक के। तो कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया में या अब्रॉड में अपने फर्दर हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें कर्नाटका बैंक की तरफ से 2 करोड़ तक के अमाउंट के एजुकेशन लोन प्रोवाइड होंगे। डन। नेक्स्ट, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, एजुकेशन लोन में आपकी ट्यूशन फीस कवर की जाएगी, अकोमोडेशन, ट्रेवल, बुक्स एंड इवन लैपटॉप्स भी इसमें जो है वो कवर किए जाएंगे। देन फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट रखे गए हैं। अब फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का ये मतलब होगा कि एक तो मेरे पास स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है, दोनों में इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ऐसे क्यों, देखिए जो इंटरेस्ट रेट अलग अलग स्टूडेंट्स को इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि सपोज कीजिए कि ए जो स्टूडेंट है, इन्हें जो लोन प्रोवाइड हो रहा है, इन्हें बैकिंग जो दी जा रही है, ठीक है, कोई ना कोई और इंसान भी तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि अगर इनकी तरफ से लोन ना पे किया गया तो हम पे कर देंगे। तो जो इनके सपोर्ट में पर्सन है उनका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। तो इनका क्रेडिट स्कोर, सिमिलरली इनके पास भी एक पर्सन होंगे जो इन्हें सपोर्ट करेंगे, तो इनका क्रेडिट स्कोर, तो दोनों के क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंगली जो है आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो इन्हें इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा, इनका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो इन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इट ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक एप्लीकेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, co-applicants credit score, co-applicants credit score and making it accessible to the students from diverse backgrounds। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, KPL पीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को एक्स्ट्रा जो है कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द कर्नाटका बैंक। अगर कोई भी गर्ल जो है वो कौन से कोर्सेज में, STEM कोर्स, दैट मीन्स अगर आप सपोज करिए साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको फर्दर कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय सेम बैंक, कर्नाटका बैंक की बात की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इनकी इनिशिएटिव है दैट इज KBL जीनियस सेविंग्स अकाउंट। पहला था KBL पीक लोन्स, ठीक है, तो KBL पीक याद रखेंगे, एजुकेशन लोन्स दिए जा रहे हैं। देन हमारे पास KBL जीनियस सेविंग अकाउंट, नेम से क्लियर होना चाहिए, जीनियस सेविंग अकाउंट। एक्चुअल में यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, तो उन्हें जो है वो बैंकिंग सेक्टर से इंकरेज किया जा रहा है। क्या क्या बैंकिंग सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग्स, तो उन्हें इजीली एक्सेसिबल हो, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कर्नाटका बैंक में अपने अकाउंट जो है वो बनाए, ठीक है, तो उन्हें इंकरेज किया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, द अकाउंट इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज एंड फॉस्टर लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल लिटरेसी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है ये, स्टूडेंट्स में फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर आना। स्टूडेंट्स को पता था हो कि बैंक अकाउंट होते क्या हैं, डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, सेविंग्स क्या होती है। एक बार बैंक अकाउंट बना दिया तो आप उनकी सेविंग्स की हैबिट भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो फीचर्स लाइक मिनिमम एवरेज बैलेंस, सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑन द डेबिट कार्ड्स।
तो ये प्रोवाइड होंगे जिनसे हम इन स्टूडेंट्स को इंकरेज कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने कर्नाटका बैंक में सेविंग्स अकाउंट जो है वो बनाएं। मिनिमम एवरेज बैलेंस वो कम कर दिया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो कितने ही पैसे रख सकते हैं। इवन आप अगर चाहें तो इसे जीरो बैलेंस के ऊपर भी ओपन करवा दीजिए तो भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो उन्हें बताया जाए कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उनके ऊपर एक्सक्लूसिव बेनिफिट सिर्फ आपको दिए जाएंगे। तो इंकरेज किया जा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें याद रखनी है और वो है ये वाली, इसके ऊपर मैं हैश लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, इसे अलग से याद रखिएगा क्योंकि यही सेम लाइन एजुकेशन लोन में डाल देंगे और फिर सारी की सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो केबीएल जीनियस सेविंग अकाउंट में एक्चुअल में जो कर्नाटका बैंक है वो कुछ नया भी प्रोवाइड कर रहा है जो आज से पहले किसी ने प्रोवाइड नहीं किया। क्या ऐसा होगा? तो देखिए, अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स का देखेंगे ना ट्रेंड, तो इंडिया में साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये जो सेविंग्स अकाउंट बनाए जाएंगे इनमें फ्री साइबर इंश्योरेंस कवरेज भी है। तो जो भी साइबर फ्रॉड से इनके लॉस होंगे तो पहले से ही इंश्योरेंस कवर के अंडर हैं। तो इससे पहले किसी ने भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा बैंक्स के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं होगी, प्लस इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं होगी एक्चुअल में। डन। तो पहली बार कर्नाटका बैंक की तरफ से साइबर इंश्योरेंस कवरेज दी जा रही है इन्हीं सेविंग्स अकाउंट को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, डिज्नी एंड रिलायंस मर्जर कंप्लीटेड फॉर इंडियन एसेट्स। अब डायरेक्टली हमारे पास वन लाइनर न्यूज है, तो मर्जर है, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज कंप्लीटेड द मर्जर ऑफ इट्स मीडिया एसेट्स विद द इंडिया बिजनेस ग्लोबल मीडिया हाउस वॉल्ट डिज्नी टू फॉर्म अ न्यू जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर में कौन कौन है यहाँ पर? तो जॉइंट वेंचर में हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिनके टोटल शेयर होंगे 16.34%। देन हमारे पास जॉइंट वेंचर में वाईकॉम 18 है जिनके 46.82% शेयर हैं, और सबसे लास्ट में वॉल्ट डिज्नी भी है हमारे पास जिनके 36.84% हैं। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर में याद रखेंगे रिलायंस, वाईकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी। सबसे ज्यादा यहाँ पर शेयर जो है वो वाईकॉम 18 का है और इसके बाद डिज्नी, और सबसे कम जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है इस जॉइंट वेंचर में। नेक्स्ट, स्टार इंडिया टू प्रोड्यूस वेब सीरीज ऑन आरबीआई। तो आरबीआई जो 1935 में बनाया गया था, ठीक है, 1935 में आरबीआई बनाया गया, 2025 में आरबीआई को कंप्लीट हो जाएंगे 90 इयर्स, और 90 इयर्स का आरबीआई का जो पूरी जर्नी रही है, इस जर्नी को सिटीजन्स ऑफ इंडिया को बताने के लिए एक वेब सीरीज बनाने की बात चल रही है। और ये वेब सीरीज बनाएंगे कौन? तो ये वेब सीरीज बनाई जाएगी बाय स्टार इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 2024 तक कैसे आरबीआई ने इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, रोल ऑफ द गवर्नर्स, कौन से गवर्नर की तरफ से कैसी वाली पॉलिसीज लाई गई, पोस्ट 1991 क्या क्या पॉलिसीज रही थी आरबीआई की, कब क्राइसिस में थे, कब बढ़िया था, ये सब जर्नी जो है एक, ठीक है, तो वो बताने की यहाँ पर बात की जा रही है। एक वेब सीरीज बनाई जाएगी ऑन द आरबीआई दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टार इंडिया। तो वेब सीरीज है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 5 एपिसोड्स होंगे जो आपको अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होंगे इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ऐसी एक वेब सीरीज बनाई जा रही है और जल्दी आपको 2025 में देखने को भी मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग होगी, देखने वाली होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि काफी बार जो है आरबीआई के गवर्नर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में क्लैशेस देखने को मिलते हैं। वो किस रीजन की वजह से होंगे, तब आरबीआई गवर्नर ने क्या क्या जो है वो डिसीजंस लिए, वो सब देखने की जरूरत है। जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है, जब हमारे पास बिल्कुल भी रिजर्व्स नहीं बचते, तब आरबीआई ने कैसे कंट्रोल किया वो भी देखने की जरूरत है। तो इंटरेस्टिंग जरूर होगी, देखते हैं कब बन के आती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेबी दैट इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया advocates the relaxation of the angel fund regulation to support the startup financing। yes, इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास ये। एंजल फंड से रिलेटेड जो है नॉर्म्स को रिलैक्स करने की यहाँ पर बात की जा रही है बाय दी सेबी। ठीक है,
तो एक्चुअल में होता क्या था, तो एंजल फंड्स में ना, पहले एंजल फंड्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, कोई फैमिली ट्रस्ट जो है वो नहीं कर सकते थे, तो इन्हें ऐड किया जा रहा है अब एंजल फंड्स में। एंजल फंड्स में पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि कोई भी इंसान जिनकी नेटवर्थ ज्यादा है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इसमें एंजल फंड में इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन अब एंजल फंड्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इसका वाइड करना है आपने स्कोप। तो इसमें क्या किया जा रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को, एचयूएफ्स को ऐड किया जाएगा, प्लस फैमिली ट्रस्ट को इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, देन इसके अलावा कुछ हमारे पास पहले से लिमिट्स लगा रखी हैं कि मिनिमम इतने आपके पास पैसे होंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे तो एंजल फंड्स में आपको ऐड किया जाएगा, तो उसे भी डिक्रीज करने की बात की जा रही है। दैट मीन्स एंजल फंड से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं सेबी की तरफ से, अभी ये रेगुलेशन नहीं आई, बट सेबी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट तभी कर पाएंगे अगर एंजल फंड्स के जो नॉर्म्स हैं उन्हें रिलैक्स किया जाए, उनमें और लोगों को ऐड किया जाए। और इसके अलावा जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इट ऑल्सो प्लान्स टू डू अवे विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट करंटली सेट एट 25 लाख। तो ये 25 लाख वाला जो है इसे भी कम कर दिया जाए ना। क्यों हमने इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स हाई रखे हुए हैं कि तभी आप एंजल फंड्स में आएंगे? खत्म करते हैं इसे, बिल्कुल नॉर्म्स नीचे ले आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे स्टार्टअप्स में, तो फायदा ही होगा। क्योंकि एक्चुअल में हमारी मार्केट में अभी तक जो है वो क्राइसिस किस चीज का है, क्राइसिस ही फंडिंग का रहता है। तो अगर क्राइसिस फंडिंग का है तो जरूरी है कि 25 लाख के बड़े बड़े से नॉर्म्स हमने सेट किए हों कि इससे ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम में भी होता है तो करवा देते हैं। तो यही बात एसबीआई सेबी की तरफ से की जा रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, टाटा एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक्स इन पेगाट्रॉन्स आईफोन प्लांट इन तमिलनाडु। अब न्यूज में जो जो चीजें हैं लिखते जाना। इंडिया में आईफोन से रिलेटेड प्लांट पेगाट्रॉन कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे एक्वायर करने वाले कौन है? अभी इसे मेजॉरिटी यहाँ पर शेयर्स जो है वो टाटा की तरफ से एक्वायर किए जाएंगे। न्यूज पे आते हैं। सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैड एग्रीड विद द टू बाय द मेजॉरिटी स्टेक्स इन ताइवान्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पेगाट्रॉन्स ओनली इंडियाज आईफोन प्लांट इन इंडिया। स्टेट याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु में है। और अगर ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगी, तो टाटा के पास 60% शेयर होंगे। ठीक है, तो ये जो ताइवान वाला प्लांट है हमारे पास इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करता है आईफोन, उसके 60% शेयर्स जो हैं वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास होंगे। चल रही हैं बातें, आगे भी आती रहेंगी। आगे चलते, रिपोर्ट है आरबीआई की, इंपॉर्टेंट है, समझिए जरा। तो रिपोर्ट का नेम पढ़िए पहले, ऑन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है बाय द आरबीआई। अब एक्चुअल में यहाँ पर रिपोर्ट में बात की इससे रिलेटेड गई है, तो बात की गई है रिलेटेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब स्टेटस है क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का? तो ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास या लोकल बॉडीज के पास पैसे नहीं है, तो सरप्लस में इनके पास जो है काफी ज्यादा पैसे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इनके पास जो भी सरप्लस में है वो एक्चुअल में ये ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोकल बॉडीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते रहते हैं कि आप हमें जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स, आप हमें जो है वो ग्रांट्स प्रोवाइड कीजिए, जिनकी वजह से नीचे की तरफ जितने भी वो भी काम होंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड, कोई रोड बनानी है, जो भी करना है, तो तभी हो पाएंगे अगर ऊपर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट जो वो ट्रांसफर पेमेंट्स या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करें। तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वही आरबीआई की तरफ से यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में कि दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं इन्हें अपने सोर्सेज जो है रेवेन्यू के वो स्टार्ट करने चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन खुद के सोर्सेज से होनी चाहिए। ठीक है, सो टू बूस्ट देयर ऑन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थ्रू टैक्स रिफॉर्म्स, काफी ऐसी स्कीम्स लाई जा सकती हैं, काफी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं लोकल बॉडीज की तरफ से, जिनसे वो लोगों से टैक्स भी ले रहे होंगे और उन्हें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड भी कर रहे होंगे। तो बदले में उनके पास एक प्रॉपर जो है रेवेन्यू होगा, उन्हें बार बार डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कि वो उन्हें ट्रांसफर पेमेंट्स देंगे, वो हमें ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे, तो ही नीचे जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा सकते हैं। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई एक्सटेंड्स द डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड एटीएम ऑपरेटर्स टू इंप्लीमेंट कैसेट स्वैप मैकेनिज्म। अब ये कैसेट स्वैप मैकेनिज्म है क्या? तो 2018 ऑनवर्ड से गवर्नमेंट जो है इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। तो चल क्या रहा है, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। तो एटीएम्स हैं,
तो एटीएम्स में जनरली आप देखेंगे कि कोई भी एटीएम होता है, आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक कैश वैन है। तो कैश वैन में क्या होगा कि कैश होगा, वहाँ पर कोई एक बैंक का एम्प्लॉयी होगा, तो वो उन्हें वहाँ पर जो है मैनुअली मनी जो है वहाँ पर डाली जाती है, ठीक है? फिल की जाती है। तो वो डालते हैं कि देखते हैं कि इस एटीएम में पैसे कम है तो इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट 2018 में ही बोला था कि देखिए, अब ये जो मैनुअली हम मनी जो है ट्रांसफर करते हैं एटीएम्स में फिल करते हैं, तो इसे बंद करते हैं। रादर देन हम क्या करते हैं, कैसेट स्वैप मैकेनिज्म लेकर आते हैं। कैसेट स्वैप मैकेनिज्म मतलब पहले से ही आपके पास कैसेट्स होंगी, ठीक है? अब इनमें से एक कैसेट जो है हो सकता है कि वो किसी एटीएम के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड हो, इसमें मनी होगी, फिर यहाँ पे नोट्स होंगे। एक तो एटीएम के पास हो गई, सेकंड होनी चाहिए पहले से ही जिसमें लोडेड हो, वो बैंक्स प्रोवाइड कर दें उस अथॉरिटी को जो ये रिफिल करने जाते हैं। तीसरी जो है कैसेट बैंक के पास खुद के पास होनी चाहिए, जो नेक्स्ट डे बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। 3 कैसेट्स चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और करना क्या है, ये नहीं है कि आपने एटीएम में जाएंगे और वहां पर जाकर खुद मैनुअली वहां पर मनी जो है कैश जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं। आप जाएंगे वहां पर जाएंगे, कैसेट जो है निकालेंगे खाली वाली, फिल जो की चुके हैं वो उसे वहां पर रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। दैट इज द कैसेट स्वैप मैकेनिज्म, ठीक है? तो 2018 में आरबीआई ने सभी बैंक्स को बोला था कि आप ये इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। 2018 में गवर्नमेंट ने बोला था, आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन थी कि 1/3 एटीएम जो है आपके, वो आप हर साल इनमें ये मैकेनिज्म लेके आइए, चेंज करते चलिए 1/3 1/3 1/3 के हिसाब से। तो 1/3 के हिसाब से चलेंगे तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स में हम कैसेट स्वैप मैकेनिज्म फुली इंप्लीमेंट कर लेंगे। अगर 2018 में भी स्टार्ट करते तो 2021 में ये कंप्लीट हो जाता, बट अभी तक ये कैसेट स्वैप मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हो पाया। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो 2021 की डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड करना पड़ा। कहां तक पहुंच चुके हैं, 21 के बाद 25 में पहुंच गए हम, ठीक है? तो अभी भी गवर्नमेंट जो है इसे फर्दर एक्सटेंड कर रही है कि 2021 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 22 में हो जाएगा, 22 में भी नहीं हुआ, 24 में भी नहीं हुआ, फाइनली आरबीआई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अब 2025 तक इसे इंप्लीमेंट कर देना। डन। नेक्स्ट, अंडर द कैसेट स्वैप मैकेनिज्म, अ लॉकेबल कैसेट्स filled with the bank notes are used in the ATMs that are swapped the time of the cash replenishment, ठीक है? तो जब कैश रिफिल करने जाएंगे तब ये वाले जो है लॉक किए गए कैसेट्स जिनमें पहले से ही मनी जो है बैंक नोट्स फिल किए हैं उन्हें डाल दीजिए, पुराने ले आइए। देन आगे नेक्स्ट, बैंक्स की तरफ से बताएगा कि क्यों अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। 21 में कंप्लीट होने वाली कोई भी एक पॉलिसी 24 में भी नहीं हुई, जाके 25 में कंप्लीट होगी, क्यों? तो बैंक्स ये बोल रहे हैं सबसे पहले कि हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ कैसेट्स ही जो हैं वो नहीं है, शॉर्टेज ही इनकी पड़ रही है। इनकी शॉर्टेज की वजह से अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसी वजह से फर्दर आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, द रेडीनेस ऑफ द कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज टू डील विद द कैसेट्स स्वैप्स कॉस्ट फॉर स्लो प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशंस। तो बैंक्स बोल रहे हैं एक तो कैसेट्स नहीं है, सेकंड ये जो कैश एजेंसीज हैं ये भी अभी तक जो है इसके साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, तो इस वजह से स्लो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? तो हो जाएगा, देखते हैं 2025 में जाकर क्या ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो अगर इस मैकेनिज्म में देखें तो हर एक बैंक एटीएम के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 सेट्स ऑफ 5 कैसेट्स चाहिए, टोटल 3 सेट्स ही चाहिए। 3 सेट्स होने चाहिए, एक सेट एटीएम के अंदर होगा, एक सेट जो है वो ट्रांजिट में होगा, दैट मीन जो रिप्लेस करना है उसके साथ, और थर्ड सेट जो है वो बैंक के पास होगा। ऐसे 3 सेट्स चाहिए कैसेट्स के, ठीक है? तो एक सेट में ऑलमोस्ट जो है वो 5 कैसेट्स होती हैं। 5 कैसेट्स का मतलब यहाँ पर अलग अलग जो है डिनोमिनेशंस के नोट्स भी तो आपको मिलेंगे, 100 के भी होंगे, 200 के भी होंगे, 500 के भी होंगे। तो 5 कैसेट्स 3 सेट्स में होने चाहिए, एक एटीएम के पास, एक ट्रांजिट में, और थर्ड जो है वो ब्रांच में होनी चाहिए, बैंक के पास होनी चाहिए, जो नेक्स्ट डे वो प्रोवाइड करेंगे। डन। और हर एक कैसेट जो है इसकी ऑलमोस्ट रेंज आती है 15,000 से लेके 20,000। यहाँ पर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा पूरा का पूरे एटीएम्स में आप नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी है, जिसकी वजह से अभी तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम स्लो चल रहा है।
एक कैसेट की जो है कॉस्ट ऑलमोस्ट आपके पास 15 to 20,000 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एसबीआई एम्पावर्स रूरल यूथ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू जागृति यात्रा 2024 टू बूस्ट द विकसित भारत। तो सबसे पहले तो वन लाइनर याद कर लीजिए कि एसबीआई की तरफ से लॉन्च क्या किया गया। तो जागृति यात्रा इज लॉन्च्ड बाय एसबीआई, स्पेशली किन के लिए, स्पेशली फॉर द रूरल यूथ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो अब किया क्या जाएगा, यात्रा, यात्रा का मतलब क्या होता है, चलते हैं फिर यात्रा पे घूमते हैं। तो यही किया जा रहा है जागृति यात्रा में 2024 में। तो ये टोटल 15 डेज की जर्नी है जिसमें 500 हैंड पिक्ड यूथ जो हैं उन्हें इसमें साथ लिया जाएगा। 15 डेज में ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल किया जाएगा। स्टार्ट किया जाएगा मुंबई से। 16 नवंबर को ये स्टार्ट हुई थी। अब एंटरप्रेन्योर्स कहाँ पे हैं, ये तो घूमना ही हो गया सब कुछ, घूमना नहीं है। ये जो आपने टोटल 8000 किलोमीटर्स करने हैं ना 15 डेज में, तो इसमें आपने अलग अलग एरियाज में जाकर, मोस्टली रूरल एरियाज में जाकर यूथ्स को प्रमोट करना है कि आपने जो है ऐसे सॉल्यूशंस लेके आइए, एंटरप्रेन्योर्स बनिए, रादर देन जॉब सीकर्स बी जॉब प्रोवाइडर्स। समझ आया? यहाँ पे फिर ये यात्रा कर कौन रहे हैं, तो ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जो गाइड करेंगे, जो मोटिवेट करेंगे रूरल यूथ को कि आप भी सेम चीज कीजिए, आप भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। ठीक है जी। सो दिस यूनिक 15-day ट्रेनिंग जर्नी इज पोज टू इंस्पायर एंड एम्पावर द यूथ लीडर्स टू बिकम कैटलिस्ट टू द सोशल एंड द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। और जनरली यहाँ पर इंडिया के टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को यहाँ पर फोकस में किया जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दिस इवेंट ऑल्सो ऑफर्स अ मीडिया चांस टू मीट, जितने भी हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ मिलिए। रूरल यूथ को बोला जाएगा कि उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके जो भी आइडियाज हैं उसमें लूप होल्स कहाँ पर हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, किस चीज़ पर कम फोकस किया जाना चाहिए। तो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बताई जाएंगी और बताया जाएगा उस यूथ को कि आप जो है रियल वर्ल्ड के सोल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए जो एक्चुअल में रूरल सोसाइटी में है। रूरल वर्ल्ड से रिलेटेड, रूरल इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनसे रिलेटेड अभी तक हमारे पास कोई भी आइडियाज ही नहीं है, कोई इनोवेशन ही नहीं है वहाँ पे। तो आप तो हो ही उस रीजन से, तो आप लेके आइए ना कुछ, और आपको फिर फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। डन। नेक्स्ट, ये जो जागृति यात्रा है, याद रखिएगा ये जागृति यात्रा एसबीआई की तरफ से करवाई जा रही है, लेकिन इट इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ जागृति सेवा संस्थान। ठीक है, तो एक एनजीओ टाइप समझ लीजिए आप, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जागृति सेवा संस्थान, जो 2008 में फाउंड की गई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये नए लीडर्स प्रोवाइड करने हैं, यंग लीडरशिप प्रोवाइड करनी है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, इंस्पायर करेंगे यूथ को बाय जागृति सेवा संस्थान, जिनकी तरफ से ये जो इनिशिएटिव है जागृति यात्रा लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट, भारत संजीवनी कृषि उद्यान इनिशिएटिव। बैंक्स पहले नोट डाउन करेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए हमारे पास इंडसलैंड बैंक लिमिटेड आईबीएल, देन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड बीएफआईएल। तो आईबीएल और बीएफआईएल की तरफ से जो है लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और लॉन्च की गई है स्कीम जिसका नेम है भारत संजीवनी कृषि उद्यान। कृषि से ही याद हो जाएगा, अब कृषि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मतलब, तो देखिए तो यहाँ पर होगा क्या, इस पूरे इनिशिएटिव में 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाई जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPOs, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, एम्पावर करना है हमने यहाँ पर किन्हें, फार्मर्स को करना है। ठीक है, तो देखिए तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे बैंक के पास, तो इन बैंक्स के जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज इन्हीं बैंक्स की कुछ सीएसआर भी होंगे, तो वो सीएसआर की मनी जो है उन्हीं से ये क्या कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पूरे क्या इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है, जी नहीं, पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ 11 स्टेट्स में ही किया जाएगा, सिर्फ 11 स्टेट्स में। कौन कौन सी 11 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, बिहार,
झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड ओडिशा। ये 11 स्टेट्स हैं। यहाँ के फार्मर्स को नई नई जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा कि आप न्यू प्रैक्टिसेस लेके आइए ना। नई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। और ये सब कुछ कैसे किया जा रहा है? अपने CSR से ही किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं करना, कहीं से और फंडिंग नहीं लेनी इन्होंने। नेक्स्ट, RBI cancels the license of Vijayawada based Durga Cooperative Urban Bank। रिसेंटली RBI की तरफ से कौन से बैंक के लाइसेंस को कंप्लीटली खत्म किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। ठीक है, आइए न्यूज पे आते हैं। सो RBI ऑन ट्यूसडे कैंसल द लाइसेंस ऑफ द विजयवाड़ा बेस्ड दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके माइंड में आएगा कि सर इस बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे उनका क्या बनेगा? तो बैंक तो है अपने, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस अब नहीं कर सकता। तो बैंक जो है आफ्टर 12 नवंबर 2024 कोई बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके कुछ अमाउंट पड़ी होगी वहां पर। क्या वो सेफ है? यस, वो सेफ है। ठीक है, तो देखिए, ऑन द लिक्विडेशन एवरी डिपॉजिटर हु वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? डिपॉजिटर्स ने तो कभी भी डिपॉजिट इंश्योरेंस ली नहीं थी, ये बैंक्स देते हैं आपको। बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स अंडर दी DICGC, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, DICGC एक्ट है हमारे पास। अंडर दिस एक्ट अगर कोई भी बैंक जिसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है या वो बैंक करप्ट हो जाएगा, तो उसके जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें मिनिमम 5 लाख रुपीज तो है वो प्रोवाइड होंगे ही होंगे। 5 लाख से कम है अगर उनके अकाउंट में तो उतने मिल जाएंगे। अगर किसी का 5 लाख से ज्यादा थे, 10 लाख थे, 20 लाख थे, तो उन्हें 5 लाख तो मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो एज पर द डेटा सबमिटेड द बैंक 95.8% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट्स। मतलब ऑलमोस्ट 96% वो वाले अकाउंट होल्डर्स थे जिनकी मनी 5 लाख से कम थी, लेकिन वो 4% वाले फंस गए, उन्हें भी 5 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए, नाम याद रह जाएगा आपके पास, दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, जिनका भी रिसेंटली RBI ने क्या किया? लाइसेंस कैंसिल किया। देन RBI to launch cloud services in 2025 aiming to challenge the global firms dominance। अब क्लाउड सर्विसेज क्या है हमारे पास? तो क्लाउड सर्विसेज मतलब देखिए जितना भी डेटा है ना हमारे पास, ठीक है, तो वो डेटा अब रिसेंटली आप देखेंगे तो नई चीज चल चुकी है। डेटा रादर देन फिजिकली फॉर्म में स्टोर होने के बजाय आप क्लाउड के ऊपर स्टोर कीजिए, इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगा आपके पास। तो इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए RBI सोच रहा है कि दैट RBI प्लान्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड विल यूज लोकल IT फर्म्स। अब लोकल IT फर्म्स के ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, क्यों आगे बताता हूं। पिटिंग इट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ द Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड एंड IBM क्लाउड इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक। अगर आप क्लाउड सर्विसेज लेना ही चाहते हैं तो जो पहले से आपके पास इंटरनेशनल वर्ल्ड में प्रोवाइड हो रही है क्लाउड सर्विसेज, उन्हें नहीं आप प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। उनसे सर्विसेज RBI बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे। गूगल क्लाउड से सर्विस ले सकते थे RBI, अच्छी सर्विसेज भी मिल जाती, बट RBI कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जितना भी डेटा बैंक्स का है, जितना भी डेटा RBI के पास है, और RBI अपने सारा का सारा डेटा जो है वो गूगल क्लाउड के ऊपर अपलोड कर दे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर होगी? तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है विद द डेटा लोकलाइजेशन। तो एक्चुअल में तो आपने क्या किया, ये डेटा क्लाउड के ऊपर कर दिया, बट ये क्लाउड जो है इनके सर्वर्स कहाँ पर बैठे हैं? तो ये तो आउट ऑफ द इंडिया, US में है। तो दैट मीन्स हमारा जितना भी डेटा है वो US भी कभी ना कभी एक्सेस कर सकता है विदाउट आवर परमिशन। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑल्दो हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लाउड सर्विसेज हो, लेकिन ये क्लाउड सर्विसेज हमें कोई लोकल IT फर्म से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? डेटा लोकलाइजेशन से आएगी। देन रिस्क रहता है यहाँ पर कि आपका जो डेटा है वो ब्रीच भी हो, कोई यूज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये डेटा यूज होगा तो गड़बड़ किसके लिए होगी? RBI के लिए होगी, राइट टू प्राइवेसी नहीं होगी हमारे पास। देन जी,
So in December last year, RBI Governor Shaktikant Das announced plan to set up a public cloud for the financial service industry. उसी से रिलेटेड आगे की तरफ डिस्कशन चल रही है, ठीक है। लेकिन लिया किससे जाएगा? लिया एक लोकल आईटी फर्म को ही जाएगा, किसी बाहर की फर्म को अभी तक नहीं लिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उनके साथ जो है सेटलमेंट्स हो जाएंगी कि सर्वर रूम्स कहाँ पर रहने वाले हैं, डेटा से रिलेटेड क्या डेटा सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, वो वाली कंडीशंस है, ठीक है। अभी तक लेकिन बातें ही चल रही हैं। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास टर्म लाइकली टू बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो नेक्स्ट मंथ 10th ऑफ द दिसंबर आरबीआई के गवर्नर चेंज होने वाले थे या होते, नए गवर्नर जो है उन्हें चूज किया जाता, बट ये अब पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रही है कि जो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं दैट इज द शक्तिकांत दास, इन्हीं को ही वापस से रीअपॉइंट किया जाएगा, इनकी टेन्योर जो है उसे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो कुछ नेम्स नॉमिनेट करता है, वो नेम्स गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट उन नेम्स में से नेक्स्ट जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उन्हें चूज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को 1 मंथ लग जाता है, और अभी तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो लाइकली मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया, बट चांसेस हैं कि जो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हीं को ही फर्दर जो है टेन्योर एक्सटेंड कर दी जाएगी इनकी। डन। जनरली जो है आरबीआई के गवर्नर्स, इनकी टेन्योर 5 इयर्स की ही रहती है, लेकिन इन्हें एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शक्तिकांत दास, हु इज करंट term is due to end on the 10th December, has already been RBI's governor for longer than the typical 5 years, ठीक है। और अगर इन्हें फर्दर जो है एक्सटेंड किया गया तो होगा क्या? आज तक आरबीआई के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर बेनेगल रामाराव, उनसे भी ज्यादा इनकी टर्म हो जाएगी। तो यहां पर पहले तो याद रख लीजिए, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास से पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर रामाराव, जो 7.5 इयर्स के लिए आरबीआई के गवर्नर थे, और अगर इन्हें एक्सटेंड किया जाएगा तो क्लियरली इनसे आगे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनएसई रिलैक्स द नॉर्म्स फॉर इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स। सिंपल वन लाइनर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था कि दैट वो डीमैट अकाउंट जिनमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं चल रही, बना लेते हैं बाद में ट्रेडिंग नहीं करते, तो उन्हें किस टाइम पीरियड के बाद आप बोलेंगे कि ये इनएक्टिव अकाउंट्स हैं। तो पहले ये टर्म जो थी तो वो थी 12 मंथ्स, ठीक है। अब 12 मंथ से इंक्रीज करके 24 मंथ्स कर दिया, मतलब 2 साल तक आपने किसी एक अकाउंट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं की, देन योर अकाउंट विल बी इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखिए, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहले क्या थी? तो पहले लिमिट थी 12, अब कितनी हो चुकी है? 24 मंथ्स। नेक्स्ट, पेटीएम यूपीआई गोज ग्लोबल, ऐप यूजर्स कैन मेक पेमेंट्स एट सिलेक्टेड इंटरनेशनल लोकेशंस। सबके लिए अच्छी खबर, पेटीएम आप सभी यूज करते हैं, यूपीआई आप यूज करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पर फॉरेन घूमने जा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज याद रखिए, यूएई जाना चाहते हैं, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, फ्रांस, मॉरिशियस, भूटान और नेपाल, तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं पेटीएम यूपीआई से कर सकते हैं। तो दैट मींस पेटीएम यूपीआई गोस ग्लोबल, ठीक है। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर कोई कैश की टेंशन मत लेना, सीधा बोल देना कि लाओ पेटीएम, हम आपके यहाँ पे पेटीएम भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन कंट्रीज में अब अलाउ किया जा चुका है। डन। चलिए आगे थे, तो ये थे हमारे नवंबर के 3rd वीक के बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।